ठीक है मेरे बच्चे, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमें किसके बारे में बताती हैं, जो हमें बताती हैं किसी भी शेप के बारे में, किसी भी ज्योमेट्री के बारे में। अब किसकी ज्योमेट्री? किसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री के बारे में हमें पता चलेगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे पास एक शेप है और शेप में ऐसे बना रहा हूँ ये शेप, तो आपके हिसाब से ये कौन सी शेप होगी? ये जो अभी मैंने बनाई है, ये कौन सी शेप होगी बेटा? इस शेप को हम क्या कहेंगे जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है? सर ट्राइंगल। ट्राइंगल, दैट्स ग्रेट। आप इसको ट्राइंगल कह रहे हैं। आप इसको ट्राइंगल क्यों कह रहे हैं? कि आप कहेंगे सर इसके अंदर तीन एंगल्स हैं, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है। यानी कि आप एंगल को देखकर ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट की शेप बता रहे हैं। तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इन क्वांटिटीज को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि सर जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं वो क्या बताती हैं? वो हमारे पास बताती हैं ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां से हमें ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री के बारे में पता चलता है, ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुख्तलिफ शेप्स को देखकर हम मुख्तलिफ उन प्रेस क्वांटिटीज को देखकर, एंगल्स वगैरह को देखकर या साइडों को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री दर हकीकत क्या है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या बताती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताती हैं ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। और कई बुक्स में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज भी कहा गया है। खैर वो तो हमारे पास एक अलग है, हम तो इसको ज्यादातर डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बुनियाद पर। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटीज होती है वो दो होती है, ये याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर दो क्वांटिटीज होती हैं। एक क्वांटिटी होती है जिनको हम कहते हैं प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो दो क्वांटिटीज है हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर, एक होती है प्लेन एंगल एंड एक होती है सॉलिड एंगल। ये चीज याद रखिएगा। दो एंगल्स होंगी ऐसे समझ लें। एक एंगल क्या कहलवाएगी? एक एंगल कहलवाएगी प्लेन एंगल, और दूसरी एंगल कौन सी कहलवाएगी? दूसरी एंगल कहलवाएगी सॉलिड एंगल। तो स्टेप वाइज हम डिस्कस करते हैं कि प्लेन एंगल क्या है, फिर हम सॉलिड एंगल पर भी आते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई कितनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, आप कहेंगे दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। बड़ी मजे की आपको बात में बताऊं कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कोई नई क्वांटिटीज नहीं है, ये कोई न्यू क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ड्राइव्ड ही होती हैं भाई। ये 1995 में डिस्कस हुआ था, 1995 में। 1995 में कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जो ड्राइव्ड और बेस से हट कर थी, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट वही ड्राइव्ड वाला था, यानी कि ये भी निकल के आएंगी। और ये कहाँ से निकलेंगी? ये बेस से ही निकलती है दर हकीकत। तो अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट्री को ड्राइव्ड में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये ज्योमेट्री ऑफ ऑब्जेक्ट बताता है, हमें ड्राइव्ड क्वांटिटी से ये चीज पता नहीं चलती। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो हम बात कर रहे थे अपनी क्वांटिटीज के ऊपर। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो किस्म की क्वांटिटीज होती हैं, एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और दूसरी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन में लेके आऊंगा प्लेन एंगल को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। सो लेट्स कंटिन्यू विथ प्लेन एंगल। हम प्लेन एंगल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बेटा सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो प्लेन एंगल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 2D एंगल, टू डायमेंशनल एंगल। अब ये टू डायमेंशनल एंगल का मतलब क्या है? ये टू डायमेंशनल एंगल का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उस ऑब्जेक्ट की जो शेप होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? टू डायमेंशनल होनी चाहिए, तभी हम उसको प्लेन एंगल में काउंट कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लें कि हम जो ऑब्जेक्ट देखेंगे ना इस चीज को पढ़ने के लिए, वो ऑब्जेक्ट की जो शेप होनी चाहिए वो कितने डायमेंशंस पर होनी चाहिए? दो डायमेंशंस पर होनी चाहिए। वैसे होते तो तीन डायमेंशन से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अगर आपको याद हो तो ये डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या सिर्फ दो डायमेंशंस हो। फिर वो दो डायमेंशंस कोई भी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि वो एक्स और वाई हो, पॉसिबल है कि वो एक्स और जेड हो, पॉसिबल है कि वो जेड और वाई हो। कोई भी दो डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन हम जो सरफेस लेंगे वो क्या होगा? वो टू डायमेंशनल सरफेस होगा। अब हमें कैसे पता चले कि सर टू डायमेंशनल सरफेस कौन सा है? तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा इसका तजुर्बा बता देता हूँ। अगर आपके हाथों में कॉपी है तो आपकी कॉपी के अंदर पेज होगा। जब आप उस पेज को लेंगे ना तो पेज आपके लिए जो शेप बनाएगा वो कौन सी शेप बनाएगा? वो 2D शेप बनाएगा। क्यों? क्योंकि पेज को विड्थ जो होती है ना, विड्थ मोटाई, वो ना होने के बराबर होती है। तो विड्थ को हटा दे, बाकी उसको लेंथ और हाइट मिलेगी। तो इस वजह से हम उसको टू डायमेंशनल कहते हैं। या अभी जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, अभी जो आपको ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है,
ये कौन सी है, ये 2 डायमेंशनल थिंग है। तो प्लेन एंगल हमारे पास क्या होगी, 2D एंगल। 2D एंगल का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि इसमें 2 डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या बनानी पड़ेगी, हमें मुख्तलिफ एंगल्स बनानी पड़ेगी। तो प्लेन एंगल को 2D एंगल इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद जब हम प्लेन एंगल को 2 डायमेंशनल एंगल हम कह देते हैं, तो प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो यूनिट हमारे पास कौन सा है, वो रेडियन है। याद रखिएगा, रेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। रेडियन यूनिट है किसका, प्लेन एंगल का। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय RAD, जिसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, RAD, और उसके सामने हम ये 2 डॉट दे देते हैं। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। याद रखिए, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो रेडियन है। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट बन सकता है, वो ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि भाई प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे कि प्लेन एंगल का यूनिट हमारे पास रेडियन है और ये 2 डायमेंशनल प्लेन या 2 डायमेंशनल सरफेस के अंदर होता है। अब जब हम एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना मेरे बच्चे, एंगल का कॉन्सेप्ट, तो एंगल के कॉन्सेप्ट में जो पहली चीज हमारे जहन में आती है वो सर्किल आ जाती है। क्योंकि आपने प्रीवियसली भी नीचे क्लास में पढ़ा होगा कि हम सर्किल पढ़ते हैं, फिर सर्किल के अंदर एंगल्स की बात करते हैं। तो दर हकीकत आज भी हमारा जो डिस्कशन है वो सर्किल के ऊपर ही है। तो चले, मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें मुझे बताइएगा कि इट इज विजिबल टू यू और नॉट। उसके बाद हम उस इमेज के ऊपर ही डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी मेक सम क्लियरेंस राइट नाउ। बेटा, इज इट विजिबल फॉर यू? नजर आ रही है कि एक सर्किल बना पड़ा है जिसके ऊपर सरकमफ्रेंस और रेडियस लिखा पड़ा है। इज इट विजिबल? Yes, sir. ओके ओके, दैट्स ग्रेट। सो नाउ हियर इज अ सर्किल। सबसे पहला सवाल ये है कि सर आपने सर्किल की शेप हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरी बात समझिएगा। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये जो सर्किल होता है, ये सर्किल क्या होता है, ये सर्किल 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि सर्किल हमने क्यों लिया, क्योंकि सर्किल हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। सर्किल जो होता है ना, सर्किल, वो याद रखिएगा वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और मैंने अभी आपको बता दिया था कि जब आप रेडियन को डिस्कस में लेके आते हैं, तो रेडियन की डिस्कशन में आपके लिए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सर्किल हमारे पास कौन सा है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहली पॉइंट आपने जहन में रखनी पड़ेगी। तो जब मैं रेडियन को डिस्कस करूंगा, रेडियन को, तो रेडियन को डिस्कशन लेने में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पर सर्किल ले लिया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर सर्किल क्यों लिया, तो मैंने आपको रीजन पहले बता दिया था। क्यों? क्योंकि हमने ज्यादातर जो एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो सर्किल में पढ़ा है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं होता कि हम हमेशा सर्किल को लें, हम कोई दूसरा सरफेस भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको पेज की बात की, पेज, आप कोई पेज लेंगे तो वो भी 2 डायमेंशनल होगा। जैसे अगर हम ये सर्किल ले रहे हैं तो ये भी 2 डायमेंशनल है। मेरे बच्चे, जब हम सर्किल बनाते हैं तो सर्किल का सबसे पहले कोई ना कोई सेंटर होता है। तो यहाँ पर आप लिख लें, यहाँ पर ओ लिखा पड़ा है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सर्किल का सेंटर है। और आपको ये जो है ना, ये बाउंड्री नजर आ रही होगी, ये वाली बाउंड्री। अब ये जो सर्किल की बाउंड्री होती है ना, इस सर्किल की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। हम किसी सर्किल का घेरा कहते हैं इसको। यानी कि ये जो आपको कंप्लीट बाउंड्री नजर आती है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट पर खत्म हो जाने वाली, ये जो आपको सारी की सारी बाउंड्री नजर आ रही है, एक चक्कर कंप्लीट करने में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो ये हमारे पास रहा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। आपसे पूछा जाए कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या है, आप कहेंगे कि सर्किल का जो एक कंप्लीट घेरा होता है, मुकम्मल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है, दैट इज पॉइंट ओ, जिसको हमने सेंटर कहा। अब इस सेंटर वाली पॉइंट से लेकर सर्किल की किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। जी मेरे बच्चे, हसन मुस्तफा, हैव यू एनी डाउट? Yes, sir. जी Sir, जी। what is the formula of circumference of circle? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, भाई सर्किल के सरकमफ्रेंस को हम फाइंड करते हैं 2 पाई आर के साथ। 2 पाई आर यहाँ पर लिख लेता हूँ। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए, एक कंप्लीट चक्कर होता है। अब ये 2 पाई आर कहाँ से आया, इसका भी हमें जो है ना वो फार्मूला पता है, लेकिन एक मर्तबा मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद हम इस फार्मूले के ऊपर भी आ रहे हैं। तो ये दो चीजें ना, एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल जो आपको ध्यान में रखना है, एक रेडियस ऑफ सर्किल। रेडियस कहाँ से होता है, सेंटर से लेकर सर्किल की किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस हो उसको हम रेडियस कहते हैं। और ये जो कंप्लीट आपको घेरा नजर आ रहा है, उस घेरे को हम क्या कहते हैं, उस घेरे को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। और सर्किल का जो सरकमफ्रेंस है, उसका फार्मूला याद रखिएगा कि वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 पाई आर के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब हमने कहा कि भाई हमारे पास एक सर्किल होगा
और उस सर्किल में एक पार्टिकल घूमेगा। तो अब मैं वो डायग्राम यहाँ पर बनाने वाला हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको सर्किल का कॉन्सेप्ट इसी वजह से दे दिया। तो यहाँ पर मैं सर्किल बनाऊंगा और सर्किल बनाने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा देखेंगे कि हमारे पास ये एक सर्किल है और इस सर्किल की कुछ पॉइंट्स पर एक पार्टिकल है जो घूम रहा है। तो वो पार्टिकल की कंडीशन में बता देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल है जो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट को कोई ना कोई आप नाम दे दें। उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए। सर्किल का सेंटर होगा। सेंटर से लेकर सर्किल के उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस, जिसको मैंने आर के साथ शो कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पार्टिकल था 8 पॉइंट ए, ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है। ये सर्किल के सरकमफ्रेंस पर घूम रहा है और इस पॉइंट से हटकर कहां तक आ गया? इस पॉइंट तक आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट तक आ गया तो इस पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि सेंटर से लेकर पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? रेडियस। अगेन रेडियस। तो ये भी क्या है? ये भी सर रेडियस है। रेडियस। दैट्स करेक्ट वन। मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। और ये हकीकत है कि आप कोई भी पॉइंट ले लेना सर्किल के सेंटर से तो सारे के सारे डिस्टेंस रेडियस कहलाते हैं। तो ये भी हमारे पास रेडियस हो जाएगा। अब आप सेंटर से देखें, सेंटर से एक एंगल बन रही है। लुक एट दिस वन। सेंटर से यहाँ पर क्या बन रही है? कि एंगल बन रही है। इस एंगल को आप कोई भी नाम दे दें, जिसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। सो थीटा इज एन एंगल। थीटा एक एंगल बन गई जो कहां पर बनी है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। सर्किल के कहां से बनी है? सेंटर से बनी है। तो अगर मैं अब ये डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ये एक एंगल है जो कहां पर बनी है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जो भाई सर्किल के सेंटर से बनेगी। सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो सर्किल के सेंटर पर बनेगी। और सर्किल के सेंटर पर वो 1 रेडियन कब कहलवाएगी? अब अगर थीटा की वैल्यू, अब ये जो मैंने थीटा आपको एंगल बताई, अगर ये थीटा की वैल्यू 1 रेडियन के बराबर हो जाए, यहाँ पर लिख लेता हूँ थीटा। सो थीटा अगर 1 रेडियन के बराबर हो जाए तो ये कब मिलेगी? ये उस वक्त मिलेगी जब ये रेडियस जो होता है ना, रेडियस, ये किसके बराबर होता है? ये उस डिस्टेंस के बराबर होता है जो डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा। पार्टिकल ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया था तो ये पार्टिकल का डिस्टेंस है। और रेडियस आपके सामने गिवन है, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ना इस सर्किल का, इस पोर्शन को मेरे बच्चे हम कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए ना तो आप कहेंगे सर आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ सर्किल। आर्क लेंथ जो है वो पूरे सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये जो आपको ए से बी तक का डिस्टेंस नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ, जिसको हम शो कर देते हैं एस के साथ। और अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ? अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 1 रेडियन की एंगल कब बनेगी? जब डिस्टेंस और रेडियस आपस में बराबर हो जाए, यानी कि एस इक्वल्स टू आर। जब डिस्टेंस और रेडियस आपस में बराबर हो जाता है तो जो सर्किल के सेंटर से एंगल बनती है ना, वो 1 रेडियन के बराबर कहलाती है। और मुझे भी डेफिनेशन 1 रेडियन की चाहिए थी। तो अगर इसी डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं कहूंगा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, जहां पर क्या होने वाला है? वेयर आर्क लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर आर्क लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। यानी कि वो जो डिस्टेंस था जो पार्टिकल ने कवर किया है और वो जो रेडियस था जो सेंटर से बना है, ये दोनों जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपको कितनी मिलने वाली है? 1 रेडियन के बराबर मिलने वाली है। तो ये है डेफिनेशन सबसे पहले जो आपको जहन में रखनी है। मेरे बच्चे तमाम इजी चीज है। आप कहेंगे सर जब रेडियस और पार्टिकल का डिस्टेंस जिसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, जब वो दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो सर्किल के सेंटर से जो एंगल बनती है वो 1 रेडियन कहलाती है। अब थोड़ा सा हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ये दर हकीकत ऐसा होता क्यों है। तो चलें, मैं यहाँ पर एक सर्किल बनाऊंगा और सर्किल के हिसाब से हम उस चीज को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन तो मैंने क्लियर कर ली। अब देखें, मेरे पास ये एक सर्किल है और सर्किल की मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। लेट सपोज सर्किल की एक पॉइंट ये ले लेते हैं पॉइंट ए, सर्किल की दूसरी पॉइंट ये ले लेते हैं पॉइंट बी, सर्किल की तीसरी पॉइंट ये ले लेते हैं पॉइंट सी। मैं रेडियस बना रहा हूँ सेंटर से। तो सेंटर से मैंने रेडियस बनाया पॉइंट ए तक, फिर पॉइंट बी तक, फिर पॉइंट सी तक। देखें, अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू बी से डिस्टेंस का, और फिर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस का, यानी कि पार्टिकल ए से बी तक गया और दूसरा पार्टिकल ए से सी तक गया, तो आप मुझे बताएं कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होने वाला है? ए से बी तक या ए से सी तक? ए सर से ए सी से तक। सी तक। दैट्स ग्रेट वन। ए से सी तक, चलें ठीक है। मतलब ए से सी तक का डिस्टेंस ज्यादा है।
और अगर मैं आपको कहूं कि भाई एंगल मेजर करके दिखाए, तो देखें आप एंगल मेजर करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ये वाली एंगल है। लेकिन अगर मैं कहूं भाई ए टू सी एंगल चाहिए, तो ए से लेकर सी तक एंगल लेके जाएंगे। अब ए से सी तक का डिस्टेंस ज्यादा था, तो एंगल कौन सी ज्यादा होगी, ए से सी तक या ए से बी तक? व्हिच एंगल इज ग्रेटर? सर A to C। ए टू A सी। to C. ए टू सी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल बढ़ती जा रही है। सिंपल। उसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब अगर इसी चीज को मैं मैथमेटिकली लिखूं, तो मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा, मैथमेटिकली आई जस्ट राइट इट डाउन हियर। मैथमेटिकली मैं इसको लिखूंगा कि भाई ये जो डिस्टेंस था जिसको हमने एस कहा, जिसको हम आर्क लेंथ कह रहे थे, वो एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एंगल के साथ। यानी कि जैसे जैसे आप एस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो एंगल बढ़ती जाएगी, या एंगल को बढ़ाते जाएंगे तो एस बढ़ती जाएगी, एक ही बात है। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी की निशानी हटाते हैं, तो पुराना कॉन्सेप्ट है कि प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है। और अगर इस पूरे सर्किल के अंदर देखा जाए, तो सेंटर से लेकर ओ तक का डिस्टेंस आर था, जिसको हमने रेडियस कहा। ओ से लेकर बी तक का डिस्टेंस आर है, जिसको हमने रेडियस कहा था। ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस भी आर है, जिसको हमने रेडियस ही कहा था। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई इन तीनों पर्सपेक्टिव में जो डिस्टेंस कांस्टेंट है वो आर ही है, जिसको हम रेडियस ऑफ सर्किल कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाएं, और प्रोपोर्शनलिटी की सिंबल हटाने के बाद हमारे पास कांस्टेंट आता है, और वहां पर जो कांस्टेंट है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, S इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। मेरे बच्चे इस इक्वेशन की बहुत सारी फंडामेंटल एप्लीकेशन है। हम एंगल को काउंट करने के लिए भी ये इक्वेशन यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये आर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड करेगा, तो थीटा बराबर हो गया किसके, एस डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। अभी जब हमने पीछे 1 रेडियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं पीछे पेज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा था, 1 रेडियन की केस में एस और आर आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यानी कि एस को अगर मैं आर के बराबर कर दूं, आप अज्यूम कर लें कि एस जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, और आर जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है। एस वो डिस्टेंस है जो पार्टिकल कवर कर रहा है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल फ्रॉम जो सेंटर से होता है किसी भी पॉइंट तक। अगर मैं दोनों को 1 के बराबर कर दूं, आप चाहें तो 2 के बराबर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 के बराबर भी कर सकते हैं। बस ये है कि भाई दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। मैं दोनों को 1 1 के बराबर कर रहा हूँ। जब मैं दोनों को 1 के बराबर कर रहा हूँ, तो ये जो थीटा आपको नजर आ रही है ना मेरे बच्चे, एस की जगह पर 1 पुट करेंगे और आर की जगह पर भी 1 पुट करेंगे, ये 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1 रेडियन। भाई अगर मैं 2 और 2 पुट करता, तो 2 और 2 भी कैंसिल हो जाए थे, 1 रेडियन आ जाता। अगर मैं 3 और 3 पुट करता, तब भी जवाब 1 रेडियन आता। तो एस और आर जब आपस में बराबर होते हैं ना, व्हेन एस इक्वल्स टू आर, जब एस और आर आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ऑलवेज यू गॉट द एंगल ऑफ 1 रेडियन। आपको जो एंगल मिलने वाली है वो कितने के बराबर मिलने वाली है, 1 रेडियन के बराबर मिलने वाली है। ये लॉजिक याद रखिएगा। इसी चीज को दर हकीकत हम क्या करते हैं, इसी के अंदर ही डिस्कशन में लेके आते हैं। इज इट क्लियर फॉर ऑल, ये समझ में आ गया आपको? इज इट जी क्लियर भाई? सर। ओके। तो ये 1 रेडियन की डेफिनेशन थी, ये उसकी मैथमेटिकल अरेंजमेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा और डीपली डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा। ये जो मैंने एस इज इक्वल टू आर थीटा बताया ना मेरे बच्चे, आर थीटा, इसमें जो आपको एस नजर आ रहा है ना, एस, इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इस एस को हम क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वो जो पार्टिकल था वो खुद मूव कर रहा था ना एक लीनियर पाथ के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। ठीक है। और ये जो आर आपको नजर आ रहा है, इसको तो हम रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पर आर की जगह पर मैं रेडियस कह देता हूँ। एक और चीज बची जिसको हमने एंगल कहा था, थीटा। तो थीटा आपको जो नजर आ रहा है वो दर हकीकत एंगल है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इस एंगल को क्या कहा जाता है, इस एंगल को कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट वी कॉल दिस एंगल एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। एस जो है वो लीनियर डिस्टेंस है, आर जो है वो रेडियस है, ये जो आपको थीटा नजर आ रहा है ना उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप कहेंगे सर वो डिस्प्लेसमेंट जो सर्कुलर पाथ में हो जाए, तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ना, ये क्या बता रही है, ये दर हकीकत रिलेशन बताती है। ये किसके बीच में रिलेशन बताती है, ये रिलेशन बताती है लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मस्ट रिमेंबर दिस वन। ये इक्वेशन दर हकीकत एक रिलेशन बताएगी, किसके बीच में रिलेशन बताती है, लीनियर और
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए ना कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे s इज इक्वल टू r थीटा। जो s है वो किसके बराबर हो जाता है, r इंटू थीटा के बराबर हो जाता है। r रेडियस है और थीटा वो एंगल है जो कहां पर बन रही है, सर्किल के सेंटर पर बन रही है। मस्ट रिमेंबर दिस वन। तो ये अनदर नेम है इस इक्वेशन का। चलें आगे ही अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं थर्ड पेज की तरफ मूव करूंगा। यहाँ पर भी आपको समझ में ना आए, काइंडली रेज योर हैंड और अपना माइक ऑन करके वो सवाल पूछ सकते हैं। चलें बात हम करते हैं थोड़ा सा सर्किल के कंप्लीट होने पर। देखें मेरे बच्चे, जब हमारे पास एक सर्किल का चक्कर कंप्लीट हो जाता है ना, मतलब एक सर्किल मुकम्मल हो जाए, जब एक सर्किल क्या हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, तो मैंने आपको पीछे बताया कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो कितने के बराबर होता है, वो बराबर होता है 2 पाई r के। ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे यहाँ पर जो है वो टोटल एंगल्स बता दें, जब एक सर्किल मुकम्मल होता है, जब एक चक्कर कंप्लीट होता है, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब एक सर्किल कंप्लीट होता है तो वो डिग्रीज में कितनी एंगल बनाता है, वो डिग्रीज में बनाता है 360 डिग्रीज। 360, 360। हाँ 360 डिग्रीज बनाता है। वो डिग्रीज का केस है। तो जब एक सर्किल कंप्लीट हो जाए ना, जब एक सर्किल कंप्लीट हो जाए तो 360 डिग्रीज बनती है, याद रखिएगा। एक चक्कर कंप्लीट करने में 360 डिग्रीज बनती है। लेकिन मैंने तो एंगल का एक और यूनिट आपको बताया, वो था रेडियन। तो अगर सर्किल के अंदर हम डिग्रीज मेजर कर रहे हैं तो हम रेडियन को भी मेजर कर सकते हैं। वो हमें बताया गया कि सर्किल जब एक चक्कर कंप्लीट करता है तो 360 डिग्रीज बनती है, या तो 2 पाई रेडियंस बनते हैं, या क्या बनते हैं, 2 पाई रेडियंस। अब आते हैं हसन मुस्तफा के सवाल पर। हसन मुस्तफा ने स्टार्टिंग में कहा था कि सर सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या है, तो फार्मूला मैंने बताया 2 पाई r। अब आपको बात समझ आ रही है ये 2 पाई कहां से आया, ये 2 पाई इस वजह से आया क्योंकि चक्कर एक कंप्लीट हो रहा है, तो वो जो चक्कर मुकम्मल होता है ना उसमें 2 पाई रेडियंस एंगल बनती है, तो इस वजह से हम 2 पाई लिख लेते हैं। और r जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस के अंदर 2 पाई इसी रीजन की वजह से आ जाता है। तो या तो 360 डिग्रीज होंगी, याद रखिएगा, या तो 2 पाई रेडियंस होंगी। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मुझे आंसर चाहिए कितने का, 1 रेडियन का, यानी कि एक रेडियन के अंदर कितनी डिग्रीज होती हैं, हाउ मच डिग्रीज, तो आपने क्या करना है, देखें 2 पाई रेडियंस को एज इट इज पुट कर दें और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्रीज के। एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है कि अगर मुझे 2 पाई की जगह पर 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 2 पाई को 2 पाई के साथ डिवाइड कर दूंगा। और मैथमेटिकल लॉजिक है कि अगर आप लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे तो अपने राइट साइड भी डिवाइड करना होगा। तो इसको भी मैं 2 पाई के साथ डिवाइड करूंगा। बदले में होगा क्या कि दिस 2 पाई गेट कैंसिल, ये खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर जवाब क्या आएगा, यहाँ पर जवाब आएगा 1 रेडियन। और वहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 360 एज इट इज पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 पाई। पाई का आंसर कितना होता है मेरे बच्चे, पाई की वैल्यू 3.14. 3.14। 3.14। दैट्स ग्रेट, 3.14। तो ये रहा हमारे पास अरेंजमेंट। इसको फर्दर सॉल्व करें तो 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो इसका आंसर आएगा 6.28। तो 360 को जब हम 6.28 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रेडियन में जो डिग्रीज का आंसर आता है वो आता है 57.3 डिग्रीज। मस्ट रिमेंबर दिस वन। एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज का आंसर आता है हमारे पास। काइंडली रिमेंबर दिस वन। ये एक ऑब्जेक्टिव है छोटा सा कि एक रेडियन के अंदर हम डिग्रीज कैसे काउंट कर सकते हैं। एक रेडियन के अंदर 57.3 डिग्रीज होती हैं, 57.3 डिग्रीज होती हैं। अब थोड़ा अच्छा, ये तो एक ऑब्जेक्टिव था जो मैंने अभी आपको बता दिया। चलें अभी आप मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 डिग्री में रेडियन चाहिए तो करने का तरीका क्या है, मुझे ये बता, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 57.3 को डिवाइड करेंगे। दैट सिंपल। देखिए मैंने 57.3 डिग्रीज लिखा था ना, तो मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए 1 डिग्री का, तो पूरी इक्वेशन को 57.3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेंगी 1 डिग्री की वैल्यू। और मेरे अंदाजे मुताबिक जो 1 डिग्री का आंसर आना चाहिए वो तकरीबन आना चाहिए 0.017 रेडियंस। यानी 1 डिग्री के अंदर जो रेडियंस आएंगे वो कितने आएंगे, 0.017। और ये कहां से आएंगे, ये तब आएंगे जब आप 57.3 को इस 1 के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर कितना चाहिए, 1 डिग्री का आंसर चाहिए। जैसे 1 रेडियन का निकाला था ना, ऐसे आप 1 डिग्री का आंसर भी निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री के अंदर 0.017 रेडियंस होते हैं।
ये है अरेंजमेंट दर हकीकत रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और डिग्री को रेडियन में, अगर 1 का कॉन्सेप्ट आ जाए। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सर कोई एंगल रेडियन में गिवन है या कोई एंगल डिग्रीज में गिवन है? तो इसका थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक दे दूं भाई। जिस भी एंगल को, किसी भी एंगल को अगर आपको नजर आ जाए कोई भी एंगल, और वो किसके टर्म्स में हो जाए, अगर कोई भी एंगल हो इन टर्म्स ऑफ पाई, कोई भी एंगल अगर आप पाई के टर्म्स में लिखेंगे ना, पाई के टर्म्स में, तो वो हमेशा रेडियन होती है। वो हमेशा क्या होती है? रेडियन होती है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक एंगल है पाई अपान 2, मेरे पास एक दूसरी एंगल है पाई अपान 3, मेरे पास एक दूसरी एंगल है पाई अपान 4। तो अब देखिए इसके अंदर पाई है, या अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक एंगल है पाई, मेरे पास दूसरी एंगल है 2 पाई, फिर मेरे पास एंगल है 3 पाई। तो ये जो आपको पाई वाले टर्म्स नजर आ रहे हैं ना, तो आप इसको क्या समझेंगे? आप यही समझेंगे कि ये हमारे पास एंगल गिवन है रेडियन की शक्ल में। तो पाई दर हकीकत हम यूज करते हैं रेडियन की फॉर्मेशन के लिए। तो इसी ही कॉन्सेप्ट पर हम डिग्रीज को रेडियन के अंदर और रेडियन को डिग्रीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके कन्वर्ट का मेथड क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। और वो एक्सप्लेन कुछ ऐसे है कि अगर आप जब भी डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करें, जब भी आप डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, जब भी आप डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको जो एंगल दूं ना, मैं जो आपको एंगल दूं, उस एंगल को आपने क्या कर देना है? उस एंगल को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है? पाई ओवर 180 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई ओवर 180। और अगर इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूं अपोजिट सेंस में, कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि भाई मुझे जो है वो कन्वर्ट करना है किसको? रेडियंस को कन्वर्ट कर देना है डिग्रीज में। रेडियंस को कन्वर्ट कर देना है किसमें? डिग्रीज में। तो व्हेन एवर यू हैव टू कन्वर्ट द रेडियंस इनटू डिग्रीज, आपने करना क्या है कि जो मैं आपको एंगल दूं ना रेडियंस में, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 180 ओवर पाई के साथ। तो ये है दर हकीकत बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पर अभी मैंने एमसीक्यूज या कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के, भाई इतने डिग्रीज में इतने रेडियंस होते हैं। जब भी कोई एंगल डिग्रीज में गिवन हो, जब भी कोई एंगल डिग्रीज में गिवन हो, उसको रेडियंस में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। और जब भी कोई एंगल रेडियंस में गिवन हो, उसको कन्वर्ट करना हो डिग्रीज में, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ। तो चलें अब इसको समझते हैं। जैसे मैं आपको कहूं मुख्तलिफ एंगल्स दे दूं, मेरे पास एक एंगल है 2 पाई, सॉरी रेड, पहले मैं डिग्री में दे देता हूँ, ये वाली साइड डिग्री की है, तो पहले मैं डिग्री में दे देता हूँ। मेरे पास एंगल है मेरे बच्चे 30 डिग्री, मेरे पास एंगल है 45 डिग्रीज, मेरे पास जो एंगल है वो है 90 डिग्रीज, मेरे पास जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और मेरे पास जो एंगल है वो 360 डिग्री है। अब इन एंगल्स को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा? रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, करना क्या है? एंगल के साथ पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई ओवर 180 के साथ। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। जीरो इसका खत्म कर दें, जीरो इसका खत्म कर दें, 3 का पाड़ा 3 पर 1 मरतबा जाएगा, और 3 का पाड़ा 18 पर 6 मरतबा जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया पाई ओवर 6। यानी कि अगर मैं 30 डिग्री कहूं या पाई ओवर 6 कहूं, दोनों का आंसर आपने क्या मिलने वाला है? सेम ही मिलने वाला है। चलें 45 कर लेते हैं। 45 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180 के साथ। तो 45 का मैं टेबल यूज करूंगा 180 पर, 45 का 45 पर 1 टाइम्स जाएगा और 180 पर जाएगा 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा पाई ओवर 4। ये याद रखिएगा, यानी 30 डिग्री हो या पाई ओवर 6 हो एक ही बात है, 45 हो या पाई ओवर 4 हो एक ही बात है। अब अगर 90 को सॉल्व करें तो 90 इज मल्टीप्लाई विथ पाई ओवर 180, क्या आंसर आएगा? पाई ओवर 2। दैट्स ग्रेट, पाई ओवर 2, पाई अपान 2, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अब अगर 180 को सॉल्व करें तो 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, क्या आंसर आएगा? ओनली पाई। ओनली पाई, दैट्स अगेन ग्रेट। भाई 360 को मल्टीप्लाई करें, 360 मल्टीप्लाई विथ पाई ओवर 180, क्या आंसर आने वाला है? 2 पाई, 2 पाई। यानी कि जब चक्कर कंप्लीट होता है, जब एक चक्कर कंप्लीट होता है तो 360 एंगल्स बनती हैं, ठीक है, वो डिग्रीज में। लेकिन रेडियंस में कितनी बनती हैं? 2 पाई। तो सरकमफ्रेंस में जो वो 2 पाई आया था ना, वो इस वजह से आता है क्योंकि एक चक्कर कंप्लीट होता है तो वहां पर 2 पाई बनाने का, फिर अगर दूसरा चक्कर कंप्लीट हुआ तो 4 पाई बनाएगा, तीसरा चक्कर कंप्लीट हुआ तो 6 पाई बनाएगा, चौथा हुआ तो 8 पाई बनाएगा। ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं दर हकीकत उस नंबर के साथ, तो हमें इसके आंसर्स मिलते जाएंगे। अच्छा चलें अब रेडियन को डिग्रीज में जल्दी में देख लेते हैं।
अगर मैं रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले मैं रेडियन की कोई ना कोई एक एंगल दूंगा। तो यहाँ पर मैं रेडियन की एंगल लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज 2 पाई। उसके बाद हम लिख लेते हैं पाई ओवर 6, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ 3 पाई ओवर 2। हाँ इतनी काफी है। अब इनको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 180 ओवर पाई के साथ। नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 ओवर पाई के साथ। भाई उससे नीचे वाले को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 180 ओवर पाई के साथ, ठीक है। अब सबसे पहला टर्म्स तो पाई पाई कैंसिल होने वाला है, इसका पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये दोनों पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाकी 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ। जब हम 2 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 360 डिग्रीज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो इसका पाई पाई खत्म हो जाएगा, और 6 का पहाड़ा हम यूज करेंगे इस 18 पर तो 3 मरतबा, और 0 को आप एज इट इज रखेंगे। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज। अच्छा, अब 3 पाई ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर देना 180 और पाई के साथ, तो पाई पाई में खत्म हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 2 पर 1 मरतबा, और 180 पर 90 टाइम्स जाएगा, और 3 को आप 90 से जरब करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, तो इसका आंसर आना चाहिए 270 डिग्रीज। तो ये हुआ जिसमें हम एक यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें आखिरी आप मुझे बता दें, पाई ओवर 3 मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, क्या आंसर आएगा डिग्रीज में, क्या आंसर आने वाला है इसका, पाई ओवर 3। हाँ भाई 60, दैट्स करेक्ट। पाई पाई गेट कैंसिल, 3 का पड़ा 3 पर 1 मरतबा, 18 पर 6 मरतबा, और ये 0 एज इट इज रखेंगे, तो 60 डिग्रीज इज द आंसर। 60 डिग्री दर हकीकत इसका आंसर है मेरे बच्चे। ये है दर हकीकत कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन। रेडियन क्या होता है, उसका बेसिक लॉजिक क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इज इट क्लियर फॉर ऑल, ये सबको समझ आ गया? यस सर। ओके दैट्स ग्रेट। अब जो है ना मेरे पास मीटिंग में जस्ट 3 मिनट्स हैं, मैं इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। लिंक आपके पास पड़ी है ग्रुप में, आप वहां से दोबारा ज्वाइन करें। मेरे पास एक आखिरी टॉपिक रहता है, दैट इज स्टेरेडियन। उस स्टेरेडियन को कंप्लीट करते हैं, और वैसे भी टाइम अभी हमारे पास 20 मिनट पड़े हैं, तो वहां से हम स्टेरेडियन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, 10-15 मिनट के अंदर हम स्टेरेडियन की जो है ना वो एंगल को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये मीटिंग बीच में क्लोज हो जाएगी इस वजह से। ठीक है बेटा।